बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत आती है। उसका रीज़न क्या है कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनको ढंग से क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स को वो ढंग से नहीं कर पाते और फिर उनको रटने का प्रयास करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स को समझ करके करना है तो आपको पहले उनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना होगा, और आज के इस लेक्चर में हम आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लास्ट तक और ध्यान से देखना है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में जो भी प्रॉब्लम है वो आज के बाद नहीं रहेगी। देखो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने 4 तरह की देखी है। इसमें पहली हमने देखी थी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वेपर प्रेशर। देखो, हमने पढ़ा है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, यह है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल होता है किसके, Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इस फॉर्मूला को हम आगे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ W2 अपॉन M2 W1 M1। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम इस फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। यहाँ W2 मास ऑफ सोल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है, जिसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। अब डेल्टा टीबी इक्वल होता है किसके, के बी एन, एम मोलैलिटी, के बी कांस्टेंट होता है, डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा किसके, हम मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, मोलैलिटी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला को यूज में लेकर के हम M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं।
डेल्टा टी एफ इक्वल होता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल होगा किसके, के एफ एम। के एफ यहाँ कॉन्स्टेंट है, एम मोलरिटी है, मोलरिटी की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। W1 ग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इनके जो फॉर्मूलाज हैं एक जैसे ही हैं। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई इक्वल होता है किसके, CRT, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टी टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू N अपॉन V RT, N मोल ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, N की वैल्यू रख देंगे W2 अपॉन M2, RT V। क्लियर, तो ये है पाई। इस फॉर्मूला को यूज में लेकर के हम M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये सभी इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जिन पर ही हम न्यूमेरिकल्स जो करेंगे वो रिलेट करते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इन्हीं फॉर्मूला को यूज में लेकर के हम यहाँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सबस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल फर्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar, a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene जिसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन? समझ गए क्या है इसमें, कि प्योर बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, 0.850। प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को P नोट से डिनोट करते हैं, तो P नोट कितना है, 0.850 बार। अब क्या किया उसने, जो कोई सॉलिड सबस्टेंस है उसके 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया। तो 39 ग्राम बेंजीन में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और वेपर प्रेशर कम होकर के कितना हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको P से डिनोट किया हमने, P इक्वल हो गया किसके, 0.845 बार। ठीक है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, डेल्टा P, डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0.850 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 845 इक्वल कितना हो गया, 0.005 बार। ठीक है, तो जब बेंजीन में सॉलिड सबस्टेंस को डिसॉल्व किया तो उसके वेपर प्रेशर में 0.005 बार की क्या आ गई, कमी आ गई। अब जो सॉलिड सबस्टेंस डिसॉल्व किया है, सॉलिड सबस्टेंस क्या है यहाँ पर, सोल्यूट। सोल्यूट का मास W2 से डिनोट करते हैं, W2 किसके इक्वल है, 0.5 ग्राम। सोलवेंट 39.0 ग्राम, बेंजीन क्या है यहाँ, सोलवेंट, और सोलवेंट का मास W1 इक्वल हो गया 39 ग्राम। मोलर मास दिया हुआ है बेंजीन का M1 किसके इक्वल है, 78 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ, मास ऑफ सॉलिड सबस्टेंस। तो सॉलिड सबस्टेंस बेंजीन में डिसॉल्व किया है हमने,
उसका मोलर मास हमें पता लगाना है, जिसको हम M2 से डिनोट करते हैं, इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूला को यूज में लेंगे, P नोट माइनस P अपॉन P नोट इक्वल W2 M1 अपॉन M2 W। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। P नोट माइनस P क्या आया? 0.005 अपॉन P नोट 0.850 इक्वल W2 W2 की वैल्यू क्या है? 0.5, M1 78 अपॉन M2 हमें कैलकुलेट करना है, W1 39 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, 39 78 39 2 जा 78 क्लियर पॉइंट। इसको हम यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 1/170। ठीक है, इक्वल 2 5 जा 10 1 अपॉन 0.5 इंटू 2 क्या हो गया? 1 अपॉन M2। इट मीन्स M2 क्या हो जाएगा? M2 इक्वल हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, M2 की वैल्यू आ जाएगी 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कितना आया? 170 ग्राम पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसको डिजोल्व किया जाता है 1 किलोग्राम वाटर में। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल? एट 1.013 बार। Kb फॉर वाटर इज 0.52 kg मोल। ठीक है, 18 ग्राम क्या है यहाँ पर? सोल्यूट कौन है यहाँ पर? ग्लूकोज। तो सोल्यूट का जो मास है W2 18 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट W1, वाटर में डिजोल्व किया है, वाटर कितना है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। क्लियर? एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। Kb की वैल्यू है 0.52 kg मोल इनवर्स। M2 हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट। विल वाट टेम्परेचर, एट what temperature will water boils at what temperature will water boils means boiling point of solution. M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज का मोलर मास पता लगाएंगे हम। ग्लूकोज यहाँ सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मोलर मास यानी ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका मोलर मास पता लगा लेंगे। कार्बन 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 60, 180 ग्राम पर मोल। क्लियर? ठीक है, Kb की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर। डेल्टा टी भी कैलकुलेट करेंगे हम पहले। तो डेल्टा टी बी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा किसके? KBM। डेल्टा टीबी इक्वल M की वैल्यू रख देंगे आप। M क्या है? मोलैलिटी। W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W। डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा किसके? Kb की वैल्यू 0.52 इंटू W2 क्या है यहाँ पर? 18 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट
180 इंटू W1 1000 ग्राम। ठीक, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 18 10 या 180। डेल्टा टी बी इक्वल किसके हो जाएगा, 0.52 में 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 0.052 कैल्विन। 0.052 कैल्विन क्या हुआ, ये डेल्टा टी बी। बॉइलिंग पॉइंट में इतना एलिवेशन होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो जाएगा जब उसमें सॉलिड सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करें। अब किस में डिसॉल्व कर रहे हैं हम, इसमें वाटर में। तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर 1.013 बार है, इस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 कैलोरी, 3.15 कैलोरी बॉइलिंग पॉइंट वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी पढ़ा क्या, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टी बी इक्वल होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। हमें टी बी की वैल्यू पता लगानी है, टी बी नॉट पता है हमें, डेल्टा टी बी पता है, तो टी बी इक्वल हो जाएगा किसके, टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी। क्लियर। अब डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी तो हमने पता लगाया 0.052 है, टी बी नोट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 3715 प्लस 0.052, इनका सम कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा 373.202 कैल। ठीक है, 373.202 कैल, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें हम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, न्यूमेरिकल नंबर 3rd। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solid was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute. Solute का molar mass कैलकुलेट करना है हमें। Kb for benzene is 2.53 kg mole। ठीक है, अब गिवन वैल्यूज क्या है वो देखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बेंजीन या सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, टी बी नॉट। टी बी नॉट किसके इक्वल है 353.23 कैलोरी। ठीक है, अब क्या किया उसने 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 354.11 कैलोरी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 354.11 कैलोरी। अब कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डेल्टा टी बी इक्वल हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी माइनस टी बी नोट 354.11 माइनस 353.23। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 0.88 कैल्विन। 0.88 कैल्विन बॉइल 0.88 कैल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से 0.88 कैल्विन ज़्यादा होगा। और क्या है इसमें 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1.80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इक्वल 90 ग्राम। बेंजीन है यहाँ सॉल्वेंट,
यहाँ बेंजीन सोलवेंट है। Kb की वैल्यू कितनी है? Kb इक्वल है किसके? 2.53 kg मोल इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा? यहाँ Tb की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा Tb की वैल्यू पता है हमें, तो डेल्टा Tb पता है, m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? डेल्टा Tb इक्वल होता है किसके? Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। हमें M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। M2 किस? M2 इक्वल हो जाएगा, Kb की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2.53, W2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1.80 इंटू 1000 अपॉन M2 हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा Tb की वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.88 इंटू W1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ 90 ग्राम। ठीक है। इन सब को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी राउंड फिगर में 58 ग्राम पर मोल। 58 ग्राम पर मोल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे राउंड फिगर में। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें। न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? 45 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल है, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। इसको मिक्स किया गया है 600 ग्राम वाटर। क्या कहना है हमें? द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। 45 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल को जब वाटर में डिजोल्व कर देंगे 600 ग्राम वाटर में, तो हमें पता उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ वो पता लगाएंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो गया डिप्रेशन होने के बाद वो पता लगाएंगे। ठीक है, गिवन वैल्यूज क्या है देखो। 45 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स एथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट है, सोल्यूट का मास W2 45 ग्राम, वाटर कितना है 600 ग्राम। 600 ग्राम वाटर मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट। एथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, तो एथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास M2 क्या हो जाएगा? 24, 12 2 जा +6 +32 मीन्स 62 ग्राम पर मोल। 62 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। Kf की वैल्यू, यहाँ Kf की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 1.86 kg मोल इनवर्स। वाटर के लिए Kf की वैल्यू होती है 1.86 kg मोल इनवर्स। क्लियर? अब हम पहले पता लगाएंगे डेल्टा Tf। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? डेल्टा Tf इक्वल होगा किसके? Kfm। ये सबको याद होना चाहिए। डेल्टा Tf इक्वल Kf है, मीन्स डेल्टा Tf, m की वैल्यू रख दो यहाँ पर। Kf, m की वैल्यू क्या है? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, डेल्टा Tf इक्वल हो जाएगा किसके? Kf की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 1.86 इंटू W2 क्या है 45 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M2 क्या है 62 इंटू W1, बताओ जल्दी W1 क्या है 600 डेल्टा Tf कैलकुलेट करो, इन सबको सॉल्व करो, इनका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो क्या आएगा? डेल्टा Tf की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे सब, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी 2.2 केल्विन। डेल्टा Tf क्या आएगा? 2.2 केल्विन। 2.2 केल्विन का डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेल्टा Tf क्या कहते हैं? डेल्टा Tf इक्वल होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता लगाना है, Tf पता लगाना है। Tf कैसे पता लगाएंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा टी एफ को घटा दो। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 केल्विन इन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बोले तो 273.15 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। माइनस 2.2 टी एफ सोल्यूशन आ जाएगा, इसको माइनस करो 270.195 केल्विन। ठीक है, 270.95 केल्विन, ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या हुआ? डेल्टा टी एफ। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से इस डिप्रेशन जो इतना हुआ है डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो क्या है? 200 सेमी क्यूब of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. प्रोटीन का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ क्या वैल्यूज हैं देखो, यहाँ सोल्यूट कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, प्रोटीन का मास क्या है? 1.26 ग्राम प्रोटीन। इसको डिजोल्व किया है किसमें? 200 घन सेमी क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। 200 सेमी क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन मींस 200, ये वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। 200 सेमी क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, ऑस्मेटिक प्रेशर पाई की वैल्यू क्या है? 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, M2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 200 सेमी क्यूब सॉल्यूशन है, इसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन डिजोल्व किया गया है। उससे क्या होता है? उसका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो कितना है? उस समय 300 केल्विन टेम्परेचर पर वो वैल्यू दी हुई है। वहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर कितना है उस समय सॉल्यूशन का। तब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, जो प्रोटीन डिजोल्व किया गया है, उसका मोलर मास हम कैसे पता लगाएं? तो यहाँ देखो क्या वैल्यूज हमें दी गई है, पाई है, टी है, वी है, W2 है, M2। इन सब में रिलेशन क्या है वो देखो। पाई इक्वल होता है किसके? W2। पाई किसके इक्वल होता है? W2 अपॉन M2 RT/V। ठीक है, पाई इक्वल किसके हो जाएगा? W2 की वैल्यू क्या है? 1.26। R की वैल्यू, यहाँ R की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.83, ये वैल्यू रखेंगे R की यहाँ पर 0.083। ठीक है, पाई इक्वल हो जाएगा R की वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। M2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, M2 इंटू V क्या है? 200 सेमी क्यूब। 200 सेमी क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, और यहाँ पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। M2 हमें कैलकुलेट करना है, M2 कैलकुलेट करना है। M2 इक्वल हो जाएगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 200। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, M2 की वैल्यू पता लगा लेंगे जो कितनी आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 61022 ग्राम पर मोल।
m2 मोलर मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मोलर मास आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ r की वैल्यू 0.083 रखनी है हमें। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63. How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? देखो क्या कह रहा है कि 750 mmHg प्रेशर है, उस प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। अरे कह रहा है कि इसमें कितना सुक्रोज हम डिजोल्व कर दें। 500 ग्राम वाटर अगर है हमारे पास तो उसमें कितना सुक्रोज हम डिजोल्व करें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 99.63 से इंक्रीज होकर के 100 डिग्री हो जाए। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TB0 क्या है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस। कितना एलिवेशन हुआ? डेल्टा TB इक्वल हो जाए किसके? 100 माइनस 99.63, 0.37 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। अब यहाँ वाटर जो सॉल्वेंट है उसका मास है 500 ग्राम। क्लियर। हमें पता क्या लगाना है? मास ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट हम इसमें डिजोल्व करेंगे उसका मास कितना है, उसको कितना डालें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यहाँ सॉल्वेंट कौन सा काम में ले रहे हैं हम? यहाँ सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H20। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें हम तो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है? देखो सबसे पहले बात हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, यही बात अगर हमें पता लग जाती है तो हमें वैल्यूज रखनी है। डेल्टा TB क्या होता है? डेल्टा TB की वैल्यू क्या होती है? KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर। यहाँ वैल्यूज रख देंगे, डेल्टा TB पता लगाएंगे। डेल्टा TB तो हम पता लगा ही चुके, कितना है? 0.37 डिग्री सेल्सियस। हमें पता क्या लगाना है? W2 की वैल्यू पता लगानी है, मास ऑफ सोल्यूट पता लगाना है, W2 कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर। तो W2 की वैल्यू पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? W2 इक्वल हो जाएगा किसके? डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन क्या आएगा? KB इंटू 1000। ठीक है। W2 की वैल्यू पता लगाएंगे, डेल्टा TB की वैल्यू क्या आई? 0.37 इंटू M2 की वैल्यू क्या है? 342 इंटू W1 कितना है? 500 ग्राम अपॉन KB क्या है? 0.52। वाटर के लिए KB होता है 0.52। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे हम तो W2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 121.2 ग्राम, 121.2 ग्राम। ठीक है, 121.2 ग्राम सुक्रोज को अगर हम 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो करके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड
to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। Kf की वैल्यू 3.9 kg मोल इन यूनिट्स। मास पता लगाना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का मास, यानी W2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज यहाँ 75 ग्राम एसिटिक एसिड है, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 क्या है 75 ग्राम। क्लियर। Kf की वैल्यू भी है यहाँ पर, Kf क्या है 3.9 kg मोल इनवर्स। यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला पता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास पता लगा लेंगे हम। एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6। C6 का मतलब 6 × 12, 8 का H8 का मतलब 8 प्लस O6 का मतलब 6 × 16, 6 12 6 जा 72 प्लस 8 प्लस 16 6 जा 96, सबका टोटल करेंगे 80 प्लस 96 तो 176 ग्राम पर मोल। 176 ग्राम पर मोल, ये है मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। हमें क्या पता लगाना है, डेल्टा TF पता। डेल्टा TF इक्वल होगा किसके, Kf इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। डेल्टा TF कैलकुलेट करना है हमें, तो डेल्टा TF मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कैलकुलेट करना है। सॉरी, हमें यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1.5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF की वैल्यू है क्या 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है क्या मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो डिजोल्व करना है 75 ग्राम एसिटिक एसिड, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है। W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो W2 इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W अपॉन KF इंटू 1000। क्लियर। तो W2 की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, W2 इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा TF 1.5 इंटू M2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, M2 176 इंटू W1 कितना है एसिटिक एसिड 75 ग्राम अपॉन KF की वैल्यू क्या है 3.9 इंटू 1000। ठीक है। सबको कैलकुलेट करके इनकी कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 राउंड फिगर में 5 ग्राम, या हम फिक्स लिखे तो 5.08 ग्राम, 5.08 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड को डिसोल्व करना पड़ेगा हमें 75 ग्राम एसिटिक एसिड में। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना कम हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा उसका मेल्ट। ठीक है। तो यहाँ पता लग गया हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 8। कैलकुलेट द ऑस्मैटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में क्लिक। और ये ऑस्मैटिक प्रेशर कब होगा, जब हम 1.0 ग्राम पॉलीमर को, जिसका मोलर मास 185,000 है,
इसको 450 ml वाटर में डिजोल्व करें तो इसका, और उस समय टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा उस समय? ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रोटीन के 1.0 ग्राम को अगर 450 ml वाटर में डिजोल्व करें तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? पाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर W2 मास ऑफ सोल्यूट 1.0 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 185,000, ठीक है 185,000, वॉल्यूम ऑफ 450 ml ऑफ वाटर, 450 ml, ठीक है। T टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 प्लस 37, ये आ गया 310 केल्विन में वैल्यू। आर की वैल्यू हमें पास्कल में कैलकुलेट करना है, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम 8.314 पास्कल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना, तो ये वैल्यू रखेंगे 8.314। पाई इक्वल होता है किसके? W2 अपॉन M2, यहाँ V R। हमें पता है क्या लगाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई पता लगाना है, पाई इक्वल M2 और W2 की वैल्यू 1.0 मीन्स 1, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 310 अपॉन M2 185,000 इंटू V 450, ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम, इस तरह हम इसको करेंगे तो पाई की वैल्यू, इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, पाई की वैल्यू आ जाएगी 30.96 पास्कल, या पास्कल में ही कैलकुलेट करनी है हमें वैल्यू, तो 30.96 पास्कल, 30.96 पास्कल, चलिए, तो ये ध्यान रखें। समझ में आ गया सबको? ठीक है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला है C6H5COOH को डिजोल्व किया गया है किसमें? 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो क्या होता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है कितना? 1.62 केल्विन का। इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू क्या है? 4.9। What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? अगर ये सॉल्यूशन में डाइमर बनाता है, डाइमर का मतलब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाए, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, तो कितना परसेंट एसोसिएशन होगा? एसोसिएशन का परसेंटेज पता लगाना है। यहाँ गिवन वैल्यूज क्या है? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजोइक एसिड यहाँ क्या है? सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट W2 2 ग्राम, ठीक है। 25 ग्राम बेंजीन, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है C6H5COOH को डिजोल्व किया है 25 ग्राम बेंजीन में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया? डेल्टा TF की वैल्यू क्या आई? 1.62 केल्विन, ये आया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना है? 4.9 kg मोल इनवर्स, kg मोल इनवर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पता लगाएंगे M2 पता लगाएंगे पहले हम, कि जब इसको डिजोल्व करते हैं तो M2 कितना आता है इसका?
पता लगाएंगे। M2 को पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? M2 को पता लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा किसके? के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। हमें M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। M2 के एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4.9, W2 की वैल्यू रख देंगे 2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ। यहाँ जाएगा डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 1.62। ठीक है, W1 कितना है? 25 क्या। तो यहाँ हमें M2 पता लग जाएगा। इसका M2 आ जाएगा कितना? 241.9, 241.98 ये M2 आया ग्राम पर मोल। ये M2 की वैल्यू आई। ठीक है, ये मोलर मास आ गया किसके लिए? बेंजोइक एसिड। डेल्टा टी एफ से बेंजीन का मोलर मास आया 241.98 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गई बात? ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इनको यूज में लेकर के हम इसका मोलर मास पता लगाते हैं। तो ये आया, ये जो मोलर मास है डाइमर बन गया। डाइमर बनने से हमने पढ़ा है कि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन अगर हो रहा है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमें मोलर मास प्राप्त हो रहा है, मोलर मास जो पता लग रहा है हमें, वो उसके नॉर्मल मोलर मास से अलग होगा। नॉर्मल मोलर मास से कम या ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। तो ये मोलर मास जो है ये एब नॉर्मल मोलर मास है जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर के कैलकुलेट किया। इसका जो नॉर्मल मोलर मास है वो कितना होता है? नॉर्मल मोलर मास या रियल मोलर मास क्या है इसका? रियल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड सेवन कार्बन हो गए तो 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 5 एंड 6 हाइड्रोजन हो गए प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 30, राइट लिख दिया है 16 2 जा 32, 72 जा 12 7 जा 84 प्लस 6 प्लस 30 क्या आएगा? 120। कितना आएगा? 122। ठीक है, 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 का मतलब कितना आ गया? 122 ग्राम पर मोल। ये आ गया किसका मोलर मास? बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास। एब नॉर्मल मोलर मास तो हो गया 241.98, ये हो गया नॉर्मल। हम पहले क्या पता लगाएंगे? आई की वैल्यू पता लगाएंगे। आई क्या है यहाँ पर? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होगा? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास क्या है? 122। एब नॉर्मल मोलर मास क्या है? 241.90। ठीक है, 122 अपॉन 241.92 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.50। 0.5 ये आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आई की वैल्यू आ गई क्या? 0.50, 0.504। ठीक है, अब हमें पता लगाना है एसोसिएशन का परसेंटेज क्या है। अब एसोसिएशन का परसेंटेज पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब हमें पता है आई और एल्फा में क्या रिलेशन है? आई और एल्फा का रिलेशन, एल्फा इक्वल होता है किसके? आई माइनस अपॉन एसोसिएशन के लिए एल्फा इक्वल होता है आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 अपॉन एन माइनस 1। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू आई माइनस 1
अपॉन 1 माइनस एन। क्लियर? अब ये वैल्यूज रख दें। एन का मतलब क्या, यहाँ पर एसोसिएशन होने से पहले, जब एसोसिएशन हुआ उससे पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डाइमर बन रहा है। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर के डाइमर बनाते हैं। तो एसोसिएशन से पहले कितने मॉलिक्यूल थे, दो। आई की वैल्यू हमने पता लगाई, कितनी आई, 0.504 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी है, 2। एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, ये ध्यान रखेंगे। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। एसोसिएशन से पहले दो मॉलिक्यूल थे। एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे, 0.504 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 496, 0.496। ठीक है, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, इसको 2 से ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.998। ठीक है, इसको सॉल्व करो इसको, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.992 करो मल्टीप्लाई इसको, 0.992 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एल्फा। एसोसिएशन कितना हुआ, 0.99। अब परसेंटेज में पता लगाएं, तो परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज एसोसिएशन कितना हुआ, परसेंटेज एसोसिएशन 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 99.2 आ जाएगा। परसेंटेज एसोसिएशन आ जाएगा 99.2। क्लियर? दोबारा इसको एक बार समझेंगे। ये सारी वैल्यूज इसमें गिवन है। डेल्टा TF से हमें M2 की वैल्यू पता लगाई हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के हमने ये M2 पता लगाया, लेकिन यहाँ जो M2 की वैल्यू आई वो सही नहीं है। वास्तव में उसका जो मोलर मास है वो होता है 122, लेकिन यहाँ आया 241.98, ये इसका एबनॉर्मल मोलर मास है। तो एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास को यूज में लेकर के हम आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर का पता लगाते हैं। वॉन्ट ऑफ फैक्टर को यूज में लेकर के हम एल्फा का पता लगाते हैं, एल्फा से हम परसेंटेज एल्फा पता लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 10, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन में 2% है। उसे क्या होता है, इसका प्रेशर जो है 1.00 बार, 1.00 बार प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है। सॉल्यूशन कितना है, देखो न्यूमेरिकल दोबारा समझो क्या कहना चाह रहा है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 2% सॉल्यूशन है। ठीक है, 2% सॉल्यूशन है। सॉल्यूट से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1.00 बार। 1.00 बार जो प्रेशर है ना वो हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन। जब नॉन वोलेटाइल हमने पढ़ा है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब 2% सॉल्यूशन बनाया हमने इसका, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1.004 बार हो गया। कितना हो गया, 1.004 बार। अब 2% सॉल्यूशन है, 2% सॉल्यूशन से हम क्या समझे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 2% सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। मास कितना होगा, 100। 2% की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जब पूरा सॉल्यूशन 100 है तभी तो सॉल्यूट उसमें 2% है। 2% का मतलब 2 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100, बट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 100 है और सॉल्यूट 2 है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 98। कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। क्लियर, 98 ग्राम। अब इसका जो प्रेशर है, प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर P,
कितना हो गया 1.00 बार। ठीक। अब सोलवेंट का प्रेशर, सोलवेंट जब तो उसका प्रेशर, वाटर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है P नोट 1.013 बार। नॉर्मल देखें हम तो कितना होता है 1.013 बार होता है। अब हमें पता क्या लगाना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता लगाना है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर इसका प्रेशर इतना है 1.013 बार। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा तो 1.013 बार प्रेशर होगा। M2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, M2 पता लगाना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, पहले तो हमें दिमाग यहीं लगाना है कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज में आएगा। यहाँ देखो प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन M2, यहाँ W1 ऊपर M1। ठीक है। P नोट माइनस P नोट की वैल्यू क्या है 1.013 बार माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इक्वल W2 की वैल्यू 2 इंटू M1। M1 क्या है यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन है ना। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर, और वाटर के लिए एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है, तो वाटर के लिए मोलर मास M1। M1 क्या है, सोलवेंट का मोलर मास कितना होता है वाटर के लिए 18। क्लियर। M2 हमें कैलकुलेट करना है। W1 क्या है यहाँ पर 98। क्लियर। 1.013 माइनस 1.004, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करो तो 0.009 आ जाएगा अपॉन 1.013 इक्वल 36 अपॉन M2 इंटू 98। ठीक है। M2 की वैल्यू पता लगाएंगे, M2 की वैल्यू पता लगाओ। M2 किसके इक्वल हो जाएगा, M2 इक्वल हो जाएगा किसके, M2 ये 36 इंटू 1.013, ठीक है, अपॉन 0.009 इंटू 98। क्लियर। यहाँ से पता लगाएंगे तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 41.35 ग्राम पर मोल। 41.35 ग्राम पर मोल, 41.35 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया, आ गया समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए मोलर मास है 40 इसका, और इसको 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व किया गया है। तो वेपर प्रेशर 80% रह जाता है, उसका 80% रह जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, उसका प्योर सोलवेंट जो है उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं हम कितना है 100, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा 80% तक रह जाएगा। और यहाँ मोलर मास दे रखा है M2 40 ग्राम पर मोल, एंड ऑक्टेन का मास W1 जो सोलवेंट है 114 ग्राम। ठीक है। यहाँ M2 की वैल्यू दी हुई है, हमें W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या पता लगाना है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ M1 क्या है, ऑक्टेन का मोलर मास, M1 मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन पता लगाओ। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन है इसमें,
ऑक्टेन C8H18, ऑक्टेन का मास 8 × 12 + 18 क्या हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को यूज में लेकर के हम पता लगाएं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P0 - P/P0 तो इसके काई2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है या काई2, तो हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता लगाना है। लेकिन सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल नंबर्स पता होना चाहिए। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल नंबर्स पता होने चाहिए। अब सोल्यूट का मोल नंबर क्या हो जाएगा, मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है। सोल्यूट का मास हमें नहीं पता, वो हमें पता लगाना है W2, और सोल्यूट का मोलर मास दे रखा है 4, ये तो हो जाएगा इसका मोल नंबर। और मोल नंबर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट कौन है यहाँ पर, ऑक्टेन, ऑक्टेन का मोल नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का मोल नंबर, ऑक्टेन का मास 114, ऑक्टेन का मोलर मास भी 114, मतलब 1 मोल है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, काई2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, टोटल का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, ऑक्टेन। ठीक है, काई2 की वैल्यू पता लगाएं, एन सोल्यूट, सोल्यूट का मोल W2/40 अपॉन सोल्यूट W2/40 + 1। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे अपन, काई2 की वैल्यू को, और इसको हम क्या कर लेंगे, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। P0 की वैल्यू 100 -80/100। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ काई2 की वैल्यू W2/40, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 का मतलब W2 + 40, यहाँ आ जाएगा W2/40/40 W2 + 1, W2 + 40 से 40 डिवाइड हो जाएगा, W2 1 यहाँ 40। क्लियर, यहाँ क्या बचेगा 20/100, 20/100 का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, यहाँ 1/5, यहाँ क्या आ जाएगा W2/40 इंटू 40/W2 + 40। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 इक्वल हो जाएगा W2 + 40। ठीक है, इसको W2 की वैल्यू पता लगाएंगे हम यहाँ से, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 W2 इक्वल हो जाएगा W2 + 40, इसको इधर लेके आएंगे, W2 इक्वल हो जाएगा 40। ठीक है, 5W2 - W2 40, तो मतलब 4W2 मतलब 40 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 4W2 इक्वल 40 मीन्स W2 इक्वल 10 ग्राम। समझ में आ रही बात, W2 इक्वल 10 ग्राम। तो यहाँ W2 की वैल्यू आ जाएगी 10 ग्राम, 10 ग्राम, W2 कितना हो गया 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसोल्व किया 114 ग्राम ऑक्टेन में, तो उसका वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो जाता है।
वेपर प्रेशर 80% रह जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्या है, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास of canned sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of the pure water is 273.15 Kelvin. ठीक है, 5% सॉल्यूशन है कैन शुगर का वाटर। अब कैन शुगर का 5% सॉल्यूशन वाटर में, 5% का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, कैन शुगर का सॉल्यूशन है तो कैन शुगर का मास क्या हो जाएगा 5 ग्राम। जब सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम कौन है, सोल्यूट। ठीक है, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। यहाँ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा इसको सॉल्यूशन बनाने के बाद, यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF कितना है 271 केल्विन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ TF इक्वल हो जाएगा TF नॉट माइनस TF। अब TF 273.15, वाटर का जो TF होता है वो कितना होता है 273.15। अब ये कितना रह जाएगा 271, तो कितना डिप्रेशन हुआ, डेल्टा TF की वैल्यू क्या आई 2.15 केल्विन। ठीक है, ये डेल्टा TF की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ W2 की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा TF की वैल्यू। ठीक है, कैन शुगर है, अब कैन शुगर है तो कैन शुगर के लिए मोलर मास, अब कैन शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C12H22O11, ये है कैन शुगर का फॉर्मूला। ठीक है, कैन शुगर का मोलर मास M2, इसको पता लगाएंगे हम तो ये आएगा कितना, लगाओ पता, 12 × 6 + 22 + 11 × 60, 72 + 20 + 176, 16 170 का टोटल करेंगे हम। 12 6 जा 72, 12 12 जा, सॉरी यहाँ 12 12 जा 12 12 जा 140 144 + 20 + 176, इन सबको टोटल लगाएंगे तो 144 + 20 + 170, 6284 12, 7294 729 13 140 1123 342। ठीक है, कैन शुगर का मोलर मास क्या आया 342। अब हमें पता क्या लगाना है, यहाँ पर डेल्टा TF पता लग गया, M2 पता लग गया, W2 पता लग गया, और W1 का भी पता होना चाहिए हमें। W1 क्या है 5% सॉल्यूशन है, इट मीन्स W1 क्या हो जाएगा 95, 5% सॉल्यूशन है, इसका मतलब W2 क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा 95। तो डेल्टा TF का क्या है KF × W2 × 1000 अपॉन M2 × W1। ठीक है, यहाँ W1 की वैल्यू 5% सॉल्यूशन है तो W1 हो जाएगा 95 ग्राम। हमें KF की वैल्यू पता लगाएंगे, यहाँ सारी वैल्यू दी हुई है, केवल KF की वैल्यू हमें पता लगाना है। KF की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, KF की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, KF इक्वल हो जाएगा किसके डेल्टा TF × M2 × W1 अपॉन W2 × 1000। ठीक है, KF वैल्यू रखो यहाँ पर, डेल्टा TF 2.15 × M2 5 × W1 95 अपॉन W2, सॉरी यहाँ M2 की वैल्यू रखनी है
342 अपॉन W2 5 इंटू 1000। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगी KF की वैल्यू, और यहाँ से KF की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ KF की वैल्यू आ जाएगी 13.96 kg मोल इनवर्स। यहाँ ये वैल्यू आ गई किसकी, KF की वैल्यू आई है यहाँ पर। ये किसकी वैल्यू है, KF की। यहाँ से हमें KF की वैल्यू पता लगाई, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज। ठीक है, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है, तो 5% ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, कैलकुलेट 5% ग्लूकोज का अगर सॉल्यूशन है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता लगाना। 5% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता लगाना है हमें, 5% ग्लूकोज का, 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन 5% है। अब इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था इसमें कैन शुगर को डिसोल्व किया है, उस कैन शुगर का 5% सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 271। अब हमें क्या कह रहा है कि अगर हम 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाएं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 5% ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले पार्ट से हमने पता लगाया KF। अब सेकंड पार्ट में क्या क्या वैल्यूज़ पता है, 5% है तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% का मतलब 5 ग्राम, W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 95 ग्राम। ठीक है, अब KF की वैल्यू हमें यहाँ से पता लगी गई, डेल्टा TF हमें पता लगाना है, डेल्टा TF हमें पता लगाना है। M2 ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए M2 हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इंटू KF, KF की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 13.97 इंटू W2 की वैल्यू 5 इंटू 1000 अपॉन M2 की वैल्यू 180 इंटू W1 95। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 4.08 केल्विन, 4.08 केल्विन। ये डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। अब इस डेल्टा TF की वैल्यू से सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट TF, सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट TF 273.15, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 4.08 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 269.07 केल्विन। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो इस न्यूमेरिकल्स में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो क्या कह रहा है कि 5% ग्लूकोज, 5% सॉल्यूशन है कैन शुगर का। ठीक है, उससे हमें पता लगाया हमने KF की वैल्यू। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फिर यहाँ फर्स्ट पार्ट से हमें KF का पता चलता है, सेकंड पार्ट में यहाँ जो KF पता चलता है उसको सेकंड पार्ट में रख करके हम डेल्टा TF पता लगा लें। ठीक है, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स जो आज हमने देखे हैं, ये सभी न्यूमेरिकल्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये हमारी NCERT बुक के न्यूमेरिकल हैं, और सभी न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है और न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया है मेरे साथ साथ, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।